नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसा। ओके, डोमेन के क्वेश्चन करने हैं अभी, डोमेन और उसके बाद रेंज के। उसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ, अच्छा रेंज और डोमेन से पहले अब कंबाइंड भी क्वेश्चन है, पहले डोमेन के करते हैं। डोमेन रेंज दोनों ही पूछा ही है इन लोगों ने, ठीक है। डोमेन रेंज कंबाइंड क्वेश्चन ही आते हैं इसमें। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रेंज, तो ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, उसमें फर्स्ट कॉस इनवर्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है, ठीक है। क्या लिखा है, कॉस इनवर्स ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपको पता है जैसे कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स के अंदर जो आर्ग्यूमेंट होता है वो -1 से 1 के बीच में चलना चाहिए। सो इसका मतलब यह है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू या तो -1 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है। सो इसके मुताबिक इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू ये है। सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स अगर -1 है तो एक्स कहाँ से कहाँ तक जाता है, -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 तक जा सकता है, ठीक है। अगर 0 है तो x का वैल्यू, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 0 है तो x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, जिसमें 0 इंक्लूडेड होता है, 1 इंक्लूड नहीं होता है। और अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 1 है तो x आपका 1 और 2 के बीच में आता है। तो इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, यूनियन कर देते हैं। तो डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन आपका आ जाएगा क्लोज ओपन फ्रॉम -1 to 2। अब कुछ भी करो, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू तो, क्योंकि ये कॉस इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है वो भले ही -1 से 1 के बीच में जा रहा है, लेकिन इंटीग्रल पार्ट तो उसमें से ये तीन ही वैल्यू लेगा, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है। इंटीग्रल पार्ट का आउटपुट क्या होता है, इंटीजर ही होता है ना, तो -1, 0 और 1 ही लेगा। सो कॉस इनवर्स, तो रेंज में क्या आ जाएगा, एक तो आएगा कॉस इनवर्स -1, दूसरा आएगा कॉस इनवर्स 0 और तीसरा आएगा कॉस इनवर्स 1। कॉस इनवर्स -1 कितना हो जाएगा, पाई, कॉस इनवर्स 0 पाई/2 और कॉस इनवर्स 1 0। तो रेंज में 3 एलिमेंट आएंगे खाली। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। कॉस इनवर्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज और डोमेन, हाँ मतलब वही डोमेन और रेंज दोनों हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, साइन इनवर्स e⁻x, उसमें भी वही डोमेन रेंज दोनों निकालना है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ e⁻x। तो यहाँ पे वही सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन है, डोमेन निकालने के लिए बाहर वाला फंक्शन पहले देखते हैं। बाहर वाला फंक्शन क्या बोलता है कि बाहर वाले फंक्शन से, वो पहले बाहर वाले फंक्शन को देखना पड़ता है, फिर अंदर वाले फंक्शन को देखेंगे। बाहर वाले फंक्शन जो है उसके लिए कंडीशन क्या होती है, e⁻x, अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। अब e⁻x तो उसमें x तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन e⁻x का जो खुद का वैल्यू है, जैसे e⁻x का आप ग्राफ बनाओगे तो वो ऐसे आएगा, x 0 है तो y 1 है। तो -1 से 1 तो नहीं हो सकता, लेकिन e⁻x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, मतलब अगर है ना, तो मतलब इसमें रख सकते हैं हम e⁻x। वैसे -1 से 0 तो वैल्यू लेता नहीं है, लेकिन साइन इनवर्स के लिए ये जो अंदर e⁻x है उसका वैल्यू है ना, ये तो प्रॉब्लम ही है यहाँ पे -1 से ऐसे लिखना, ठीक है। ये तो हमने खाली साइन इनवर्स की तरफ से लिखा था, लेकिन हमें ये पता है e⁻x का जो रेंज होता है वो 0 से इन्फिनिटी होता है, नेगेटिव तो देता ही नहीं है। सो इसलिए ये कंडीशन बन जाएगी साइन इनवर्स के लिए कि e⁻x का वैल्यू 0 से शुरू करके, 0 तो नहीं होता है वैसे, और 1 तक जा सकता है। साइन इनवर्स 1 जो है वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब x का वैल्यू उसके मुताबिक देखो, अब कुछ नहीं, ग्राफिकली सॉल्व कर दो इसको। अगर e⁻x का ग्राफ है, अगर e⁻x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही रखना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ का कितना पोर्शन कवर हो रहा है, ये वाला पोर्शन कवर हो रहा है,
जीरो इंक्लूड नहीं है, ठीक है, लेकिन जीरो भले इंक्लूड वैसे भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये वन तो इंक्लूड है ना, तो जीरो जीरो मतलब क्या बोलते हैं कि वाई एक्सिस पे जीरो इंक्लूड नहीं है, एक्स एक्सिस पे तो जीरो इंक्लूड करना पड़ेगा ना, एक्स, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो करोगे तभी तो ई रेस टू एक्स वन होगा। सो उसके मुताबिक आपका ग्राफ इतना कवर हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका एक्स एक्सिस पे कितना कवर हो रहा है, माइनस इन्फाइनाइट से लेके जीरो, जीरो इंक्लूड करेंगे वैसे, ठीक है। सो ये डोमेन हो गया फंक्शन का। अब रेंज, रेंज इसी को देख के बोल सकते हैं, ई रेस टू एक्स जीरो से वन के बीच में है, सो जीरो लेस देन ई रेस टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन, इसमें साइन इनवर्स लगा दो सीधा, साइन इनवर्स जीरो लेस देन साइन इनवर्स ई रेस टू एक्स लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स वन, बराबर है, साइन इनवर्स जीरो जीरो हो जाएगा, इसको y बोल दिया, ठीक है। अब y ही है वैसे, y इज इक्वल टू करके लिखा ही है मैंने, तो y का वैल्यू जीरो से लेके साइन इनवर्स वन मतलब पाई बाई टू, तो जीरो टू पाई बाई टू ये रेंज ऑफ द फंक्शन हो गया, ओपन क्लोज फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू, ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया, राइट। ये लिख लेना, ये मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख लिया। नेक्स्ट, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, यही डोमेन और रेंज दोनों लिखना है, तो लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, देखो पहले इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स लिया, अब कॉस इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अंदर है, उसके अंदर कोई भी एक्स आप लाओ, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू तो जीरो और वन के बीच में ही रहेगा, अच्छा वन तो नहीं होता, सॉरी जीरो और हाँ जीरो इंक्लूडेड, वन इज नॉट इंक्लूडेड, यही रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज है। और कॉस इनवर्स के अंदर कॉस इनवर्स अगर डिफाइन करना है तो आर्ग्यूमेंट क्या कहाँ से कहाँ होना चाहिए, माइनस वन से वन, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स कुछ भी लाओगे फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू तो यही रहेगा, मतलब वो कॉस इनवर्स के डोमेन में ही रहेगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट में ये एक्स कुछ भी लाओ, सो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, आर, है ना, कुछ भी ला सकते हैं आप, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट तो वो जीरो और वन के बीच में आंसर देगा, तो कॉस इनवर्स का कंडीशन सेटिस्फाई है वो, है ना। कॉस इनवर्स ऑफ एनीथिंग अगर डिफाइन कराना है आपको, तो एनीथिंग के ऊपर क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो एनीथिंग जो आर्ग्यूमेंट होता है वो माइनस वन और वन के बीच में होना चाहिए, तो जीरो और वन, जीरो टू वन जो ये वाला इंटरवल है इसके अंदर ही तो है, ठीक है। ओके, तो डोमेन तो आर हो गया, और अब कुछ नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू ओके जीरो लेस देन और इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन वन, ऐसा होता है, तो कॉस इनवर्स लगा दो, कॉस इनवर्स जीरो, अब ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों किया मैंने यहाँ पे, इनइक्वालिटी क्यों फ्लिप किया वो आपको पता चलना चाहिए कि कॉस इनवर्स जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए इनइक्वालिटी फ्लिप करना पड़ेगा। सो कॉस इनवर्स जीरो वैसे पाई बाई टू हो जाता है, ओके, तो मैं उल्टा करके लिख दें या फिर पहले ऐसे लिख देते हैं, ये वाई ग्रेटर देन कॉस इनवर्स वन जीरो हो जाएगा, तो उल्टा करके लिख दो, तो जीरो लेस देन वाई लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू, तो ये रेंज हो गया, है ना। रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा, ओपन क्लोज फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू, पाई बाई टू इंक्लूडेड है, जीरो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सो बना दिया एक और क्वेश्चन मैंने, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं आराम से, जीरो से पाई बाई टू, रेंज आ गया, डोमेन आर। नेक्स्ट, कॉट इनवर्स सिग्नम एक्स, अच्छा कॉस इनवर्स मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मैंने करके दिया, एक आप जो है साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स खुद करना ट्राई, डोमेन रेंज निकालने के लिए। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स खुद ही सोचना और बनाना, आ जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, कॉट इनवर्स ऑफ सिग्नम एक्स, हाँ कॉट इनवर्स के अंदर क्या है, सिग्नम एक्स है, सिग्नम फंक्शन जानते हैं हम सब, सिग्नम फंक्शन क्या होता है वैसे, x ग्रेटर देन जीरो के लिए वो वन आउटपुट देता है, x लेस देन जीरो के लिए वो माइनस वन आउटपुट देता है, और x इज इक्वल टू जीरो के लिए सिग्नम x जीरो होता है, ये पता है आपको। तो सिग्नम x की तो तीन ही वैल्यू होती है, मतलब आउटपुट तीन ही निकलेंगे, माइनस वन प्लस वन, या तो माइनस वन जीरो और वन, ये कब होगा, जब x लेस देन जीरो, एक्स जीरो कब होगा सिग्नम x इज इक्वल टू जीरो पे, और x इज इक्वल टू सिग्नम x वन कब होगा, जब x ग्रेटर देन जीरो होगा तब।
अच्छा कॉट इनवर्स ये तीनों पे डिफाइंड है ही, तो सिग्नम एक्स में एक्स कुछ भी आ सकता है ना, कॉट इनवर्स सिग्नम एक्स में ये एक्स कुछ भी आ सकता है, मतलब डोमेन क्या हो जाएगा आर, हो गया। अब रेंज में क्या, ये तीन ही वैल्यू आएगी। कौन सी तीन वैल्यू, कॉट इनवर्स -1, कॉट इनवर्स 0, कॉट इनवर्स 1, है ना, कॉट इनवर्स -1, कॉट इनवर्स ऑफ 0 एंड कॉट इनवर्स 1। ओके, कॉट इनवर्स -1 कब होता है, कॉट इनवर्स -1 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, है ना, तो 3π/4 आएगा। कॉट इनवर्स में 0 कब होता है, कॉट इनवर्स में 0 कब होता है, π/2 पे, है ना, कॉट π/2 0 होता है, सही है ना, तो कॉट इनवर्स 0 π/2 हो जाएगा उल्टा। और कॉट इनवर्स में 1 कब आता है, π/4। कॉट इनवर्स 1 मतलब कॉट में 1 कब आता है, π/4 पे, है ना, एंगल है ये तीनों एंगल की वैल्यू देंगे। सो ये जो कॉट इनवर्स ऑफ सिग्नम एक्स है उसकी रेंज में क्या आ जाएगा, ये 3 एलिमेंट आएंगे खाली, डोमेन में कुछ भी आ सकता है। ओके, तो नेक्स्ट एक और करते हैं अभी। नेक्स्ट हो गया, यस नेक्स्ट, और ये फाइनल क्वेश्चन, इसमें खाली रेंज निकालना है आपको, डोमेन की जरूरत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, उसमें खाली रेंज निकालने की बात बोली है उसने। रेंज निकालना है, ठीक है, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर करके लिखा है उसने, कॉट इनवर्स लॉग 4/5 5x² एंड -8x + 4, ठीक है। रेंज निकालना है तो पहले अंदर का आर्ग्यूमेंट देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले 5x² -8x + 4 जो है ना, इसका a 5 है और d अगर कैलकुलेट करोगे तो 64 - 80 मतलब -16 आएगा। a > 0 d < 0 ऑलवेज पॉजिटिव है, ये है ना, ये क्वाड्रेटिक का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, तो लॉग के अंदर वो डिफाइन हो जाएगा। बेस तो आपको डिफाइन करके दिया है 4/5, ठीक है, हाँ 0 और 1 के बीच में चलेगा ना ये बेस। ओके, तो कोई किसी से कोई टेंशन। और कॉट इनवर्स के अंदर आर्ग्यूमेंट तो कुछ भी आ सकता है, कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। अब मुझे तो रेंज निकालना है, तो सबसे पहले अंदर से शुरू करते करते बाहर है ना, अंदर से स्टार्ट करते करते बाहर आएंगे। अंदर लिखा है उसने क्वाड्रेटिक, लॉग के आर्ग्यूमेंट में क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक, 5x² -8x + 4। तो यहाँ पे ये इसका वर्टेक्स निकाल दो, है ना, जैसे कि इसका ग्राफ क्या आएगा, अबव एक्स एक्सिस, है ना, इसका वर्टेक्स निकाल देंगे आराम से, तो हो जाएगा वर्टेक्स, और उसका भी वाई कोऑर्डिनेट निकाल दो खाली, तो -d/4 कैलकुलेट कर दो, तो -d/4 डी हमने -16 मतलब 16/20 यानी कि 4/5। तो ये जो है ना, ये क्वाड्रेटिक, उसका वैल्यू 4/5 या उससे ज़्यादा है ना, इस ग्रेटर, मैं ऐसे सीधा ही बोल सकते, ये मिनिमम वैल्यू उसका, है ना, 4/5 जो है इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि वो वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2 है, -d/4 है, तो क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू 4/5 है। अब ये लॉग का ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि बेस आपका 1 से कम है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना, डिक्रीजिंग ग्राफ। अच्छा, ये 1 होता है, 1 पे 0 हो जाएगा, और 4/5 पुट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। अरे लॉग में ये जो है 5x, ये इसका लॉग का आर्ग्यूमेंट अगर 4/5 हो जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का वैल्यू 4/5 या उससे ज़्यादा है ना, तो x एक्सिस पे लॉग के आर्ग्यूमेंट में x एक्सिस पे मुझे 4/5 या उससे ज़्यादा ही देखना है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ कितना कवर हो रहा है, ये हो रहा है। अब उस, है ना, ग्राफ का इतना पोर्शन कवर हो रहा है, और उस पोर्शन के रिस्पेक्ट में आपका y एक्सिस पे कितना कवर हो रहा है देख लो, -∞ से लेके 1 तक कवर हो रहा है। सो log ऑफ 5x² -8x + 4 टू द बेस 4/5, ऐसा लिख सकता हूँ मैं कि इसका वैल्यू जो है < 1 है, 1 या 1 से कम है, या ऐसा बोल दे कि -∞ से लेके 1 है ना, ये लॉग का जो वैल्यू है वो क्या है, -∞ से लेके 1 तक है। बस अब कॉट इनवर्स का वैल्यू ये वाले इंटरवल के अंदर हम निकाल देंगे। कंपोजिट फंक्शन में रेंज निकालने के लिए यही करते हैं, अंदर के फंक्शन का रेंज निकालो और फिर वो बाहर के फंक्शन के
लिए जो है उतने पर्टिकुलर इंटरवल ना बाहर अंदर जो फंक्शन है उसका ग्राफ से या किसी से भी आप जो है रेंज निकाल दो, फिर उस पर्टिकुलर रेंज का इंटरवल बना के बाहर वाले फंक्शन का ग्राफ बना दो और एक्स एक्सिस पे वो इंटरवल प्लॉट करो और उस इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग बाहर वाले फंक्शन का कितना ग्राफ कवर हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे कितना वैल्यू कवर हो रहा है। ये आपको मैंने सिखाया था फंक्शन चैप्टर में। तो अब बचा क्या, कॉट इनवर्स एक बाहर का फंक्शन और एक बचा है, तो इसका वैल्यू तो मुझे पता चल गया। अब कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ तो हम सब जानते ही है, 0 और पाई के बीच में कुछ ऐसे होता है ना। यहाँ पे ये पाई/2 हो जाता है, तो यहाँ पे 1 है ना, 1 तो 1 इधर होता है। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है ना, ये कॉट इनवर्स के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है उसका वैल्यू -∞ से लेके 1 तक है, यानी कि वो इंटरवल में एक्स एक्सिस पे मार्क कर देता हूँ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना ग्राफ कवर हो रहा है वो मार्क कर देता हूँ, ग्राफ का जो पोर्शन हो रहा है कवर हो रहा है वो मार्क कर देता हूँ। अच्छा, कॉट इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, पाई/4। अच्छा, ये पाई हो जाता है। अब ये जो ग्राफ का पोर्शन कवर हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे कितना कवर हो रहा है वो मार्क कर दो, पाई/4 से लेके पाई। पाई तो वैसे नहीं आएगा है ना, कॉट इनवर्स के रेंज में पाई तो कभी नहीं आएगा। सो ये जो जितना पोर्शन कवर हो रहा है उसके मुताबिक रेंज जो है ये फंक्शन का कितना है, क्लोज ओपन फ्रॉम पाई/4 टू पाई। पाई इंक्लूड नहीं होगा, सिंपल है ना, पाई इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पे, रेंज में है ही नहीं वो, है ना। तो रेंज वैसे 0 से पाई है, पूरा रेंज अगर देखेंगे तो कॉट इनवर्स में पूरा, लेकिन ये जो अंदर आर्ग्यूमेंट लिखा है लॉग, उसके अंदर ये फर है ना, एक कंपोजिट फंक्शन लिखा है, तो उसके मुताबिक जो है कॉट इनवर्स का कितना रेंज कवर होगा इस फंक्शन के लिए, पाई/4 से पाई। ओके, तो ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा डोमेन रेंज। डोमेन तो इसमें निकालने, डोमेन तो इसमें क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर ही आ सकते हैं ना। डोमेन अगर कोई पूछे तो भी आप क्या लिखोगे, रियल नंबर, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है। और कॉट इनवर्स के अंदर तो आप कुछ भी ला सकते हो, कॉट इनवर्स का डोमेन तो आर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा ये डोमेन रेंज के क्वेश्चन हो गए। अब एक और क्वेश्चन, अब कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन देखते हैं, तो लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a sin inverse x plus minus b cos inverse x is equal to c, small c, then a sin inverse x plus b cos inverse x is equal to question mark is equal to, ध्यान दो। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, ये जो कंडीशन दी है, क्या दी है, a sin इनवर्स x, ये शॉर्टकट लिखता हूँ मैं, माइनस b cos इनवर्स x, उसको ऐसे लिख देते हैं, इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो कंडीशन दी है उसमें से यहाँ पे हम किसी एक वेरिएबल में कंडीशन बना देते हैं, किसी एक टर्म में कन्वर्ट ना, दोनों में से किसी एक टर्म को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो साइन इनवर्स x को चाहे कन्वर्ट करो, चाहे कॉस इनवर्स x को कन्वर्ट करो, क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। तो मैं कॉस इनवर्स x को चेंज कर देता हूँ, सो ए साइन, ये एज इट इज, किसी एक को चेंज करेंगे जिसको भी चेंज करना चाहो। सो कॉस इनवर्स x की जगह मैं लिख सकता हूँ पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू c। रेडी, सो a साइन इनवर्स x माइनस ये b पाई/2 माइनस माइनस प्लस b साइन इनवर्स x इज इक्वल टू c। तो ये a साइन इनवर्स x प्लस b साइन इनवर्स x, उन दोनों में से साइन इनवर्स x कॉमन निकाल दिया, माइनस b पाई/2 उधर भेज दो, तो a प्लस बी इंटू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू c प्लस b पाई/2। सो साइन इनवर्स x का वैल्यू आ गया, देखो साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या आ जाएगा, b पाई/2 प्लस c डिवाइडेड बाय a प्लस b, हो गया। अब मुझे क्या, किसका वैल्यू फाइंड करना है, a साइन इनवर्स x प्लस b कॉस इनवर्स x। सो a साइन इनवर्स x, उसमें भी वही जो कॉस इनवर्स x है, क्योंकि मेरे पास साइन इनवर्स x का वैल्यू आ गया है, तो यहाँ पे b जो कॉस इनवर्स x है उसको लिख दिया पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है।
तो क्या बनेगा, ये ए साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे ये ऐसे करोगे तो ए माइनस बी इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस बी पाई बाई टू, बी मल्टीप्लाई करके साइन इनवर्स एक्स वाले टर्म साथ में लेके उन दोनों में से साइन इनवर्स एक्स कॉमन निकाल दोगे तो ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे ये जो साइन इनवर्स एक्स है एक ही टर्म आया, एक ही टर्म बचा ना, कॉस इनवर्स एक्स वाला तो हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है उसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, बस तो वो पुट कर दो तो आंसर आ गया। और कुछ सिंप्लीफाई और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। बी पाई बाई टू प्लस सी, यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स है उसकी जगह ये पुट कर दिया अपन ए प्लस बी पाई बाई टू। बस एलसीएम लेना तो ले लेना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे ए प्लस बी आएगा। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन है थोड़े, ओके, इफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ओके ऐसे करके है, if sin inverse x square minus 4x plus 5 plus cos inverse y square करके लिखा minus 2y plus 2, yes, minus 2y plus 2 is equal to pi by 2, find x and y। तो ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो इन दोनों का सम जो है पाई बाई टू दिया है, तो ये तो कब पॉसिबल है, जब ये दोनों सेम हो, जब ये दोनों का वैल्यू सेम हो, है ना, मतलब दोनों के आर्ग्यूमेंट में जो है वो सेम आना चाहिए, उसके मुताबिक आपको एक्स और वाई लिखना है। तो अब यहाँ पे देखो टेक्निक क्या है, यहाँ पे ये जो अंदर लिखा है उसको हम थोड़ा अच्छे से सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस है ना 5 को ऐसे लिख देते हैं प्लस 4 प्लस 1, और इधर जो कॉस इनवर्स के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2, उसमें ऐसा लिख देता हूँ, ये 2 को ऐसे लिख देता हूँ 1 प्लस 1। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि अंदर कुछ ऐसा बन जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस इनवर्स y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब यहाँ पे ये इधर 1 है इधर भी 1 है, तो इसको 0 बना दो, इसको 0 बना दो, है ना, तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि दोनों के आर्गुमेंट सेम आ जाएंगे, है ना, दोनों के आर्गुमेंट 1 1 हो जाएंगे, है ना। तो मैं x इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ और y इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, उससे होगा क्या, यहाँ पे x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा ये पार्ट, तो साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, और y इज इक्वल टू 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन है, ये इक्वेशन को है ऐसा है, 2 वेरिएबल है, तो ऐसे ट्रायल एरर ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक ही कंडीशन आपको एक ही दी है और वेरिएबल 2 दे दिए, तो फिर ऐसे ट्रायल एरर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके, तो ये नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये ले लेते चलो, फाइंड द रेंज ऑफ, ओके, फाइंड द रेंज ऑफ करके, फाइंड द रेंज ऑफ करके क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस में 3 tan इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स 0, 3 tan इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स 0, मॉड्यूलस खत्म, और माइनस कॉस इनवर्स माइनस 1, माइनस इसका रेंज निकालना है। ठीक है, तो पहले तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं इसको। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पे देखो
सबसे पहले तो यहाँ पे वैल्यूज़ में ये वैल्यू लिख देते हैं, जो जानते हैं वो। यहाँ पे वैल्यूज़ हम जानते हैं ना, कॉस इनवर्स 0 पाई/2 होता है, कॉस इनवर्स -1 पाई होता है, अगर पता हो तो। कॉस इनवर्स -1 कितना होता है, पाई हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले tan इनवर्स x का रेंज लिखते हैं। tan इनवर्स x का रेंज आपको पता होना चाहिए, वो पाई/2 और -पाई/2 और पाई/2 के बीच में होता है ना, -पाई/2 टू पाई/2 होता है, पाई वो दोनों इंक्लूड नहीं होते, ये भी पता होना चाहिए। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -3 पाई/2 लेस देन 3 tan इनवर्स x लेस देन 3 पाई/2। अब पाई/2 घटा दो, सो पाई/2 घटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -पाई/2 होगा ना। अब -पाई/2 कर दो, तो -3 पाई/2 -पाई/2 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, -4 पाई/2 मतलब -2 पाई हो जाएगा। 3 tan इनवर्स x -पाई/2 इज लेस देन 3 पाई/2 -पाई/2 कितना हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/2 पाई, बराबर है। सो -2 पाई 2 पाई है। अब मॉड लगा देते हैं, अगर मॉड्यूलस लगा देंगे तो 0 से 2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपको पता है, इसमें ब्रेक करना पड़ता है। अगर आप मॉड्यूलस लगाना चाहो तो आपको ब्रेक करना पड़ता है, -2 पाई से 0 और 0 से पाई, और क्योंकि -2 पाई से 0 वाली सभी वैल्यू जो है मॉड्यूलस लगेगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, और 0 से पाई वाली वैल्यू तो सब पॉजिटिव ही है। तो अल्टीमेटली जब मॉड लगाएंगे तो 0 इंक्लूड होगा यहाँ पे, 0 ऐसे ऐड करेंगे ना, क्योंकि 0 तो आएगा ही, 0 का मॉड 0 होता है ना, इसलिए। सो इसका वैल्यू 0 से 2 पाई हो जाएगा। इसमें पता है ना, बड़ी वाली वैल्यू लेते हैं, है ना, ये सिखाया था आपको। अगर एनीथिंग का वैल्यू किसी नेगेटिव नंबर से, ये पता था आपको, ये ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है मान लिया, तो मॉड लगाते हैं तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 से ए नेगेटिव है अगर तो, ठीक है, वरना तो फिर सीधा सीधा ही हो जाता है, ठीक है, दोनों के ऊपर मॉड लग जाता है, वो तो फिर पता ही आपको, वो तो नेगेटिव होगा तो ही तो ऐसे मॉड आएगा, जैसे कि -1 से 1 होता है साइन का रेंज, तो मॉड्यूलस साइन एक्स का रेंज क्या होता है, 0 से 1 हो जाता है ना, तो 0 इंक्लूड हो जाता है, वैसे भी तो 0 होता है इंक्लूड, है ना, 0 का मॉड 0 होता है, इसलिए। अब मुझे और -पाई भी करना है, सो -पाई और कर दो, तब जाके आपका f(x) मिलेगा मुझे। सो मॉड्यूलस 3 tan इनवर्स x -पाई/2 -पाई, इतना मॉड का है ना, ये मॉड आ जाने के बाद आपको -पाई और करना है, ठीक है, मॉड तो ला दिया हमने, और फिर -पाई और कर दो, -पाई घटा दो, मतलब पाई घटा दो या -पाई ऐड कर दो, सो 2 पाई माइनस पाई मतलब पाई, तो क्या आ गया रेंज, -पाई टू पाई, जिसमें -पाई इंक्लूड किया है, पाई एक्सक्लूड किया जाएगा, सही है, ओके। सो ये भी एक क्वेश्चन हो गया।